नमस्कार क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं एक टॉपिक को लेकर के, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज सिक्किम को लेकर के। सिक्किम से बनने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे आगामी परीक्षा हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण साबित होंगे, उन सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम जो सिक्किम है उसका सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आपका एक बार पुनः स्वागत है क्यूज के इस मंच पर। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हाल ही में रहा है आपका सिक्किम चर्चाओं के अंदर, ठीक है ना। सिक्किम फूड दैट काउंट माउंट्स टू 12th में, ठीक है ना। तो ये क्या है, कहानी क्या नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलिए पहले सिक्किम की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं सिक्किम विशेष। आज आपको याद रखना है सिक्किम विशेष जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर पहले हम इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ किस किस के साथ साझा करता है। तो मैं बात करूं पश्चिम में नेपाल के साथ में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिक्किम। थोड़ा सा मैं आपको अब दिख रहा है सही से। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेंगे आप सभी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिक्किम, कौन सा, सिक्किम। तो सिक्किम में आप देख सकते हो ये हमारा पश्चिम, और पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो नेपाल के साथ में। उत्तर पूर्व की बात करते हैं हम, जब उत्तर पूर्व के साथ बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में किसके साथ कर रहा है, ये हमारा चाइना है। किसके साथ, चाइना के साथ में, ठीक है ना। आगे दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण पूर्व की जब हम बात करते हैं तो किसके साथ कर रहा है, भूटान के साथ। वापस याद रख लेना आप, पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, उत्तर पूर्व की ओर आपके चीन के साथ सीमा साझा करता है, और दक्षिण पूर्व में आपके भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ये तो हमें इसकी कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखी जाती है। दूसरा हम घरेलू सीमा की बात करें कि ये किसके साथ साझा करता है, तो सिर्फ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सिक्किम के पास में एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो हम कह सकते हैं इसकी चाइना पहला, दूसरे की बात करें नेपाल, 3 भूटान, और एक राज्य है जो भारत का, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये इसकी सीमाओं से लेकर के क्वेश्चन था, याद रखना। 3 कंट्रियों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है, एक के साथ में स्टेट बाउंड्री साझा करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी। अब जनसंख्या को लेकर पॉपुलेशन कितनी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ की हम बात करें पॉपुलेशन की, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा सबसे कम देखने को मिलती है लक्षद्वीप के अंदर, सेकंड देखने को मिलती है हमें लद्दाख के अंदर, थर्ड देखने को मिलती है अंडमान निकोबार के अंदर, फोर्थ देखने को मिलती है दादरा एंड नागर हवेली, और फिफ्थ नंबर पर कौन सा आ जाता है, सिक्किम। कौन आ जाता है, सिक्किम की। यानी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं सबसे कम में 5वें नंबर पर आता है। सबसे कम कहाँ पर है, आपके लक्षद्वीप में, सेकंड कम कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर, थर्ड कम कहाँ है, अंडमान निकोबार में, फोर्थ आपके दादरा एवं नागर हवेली, और फिफ्थ है आपके सिक्किम के अंदर। अब हमसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट में निवास करती है। उस समय हमारा पहले नंबर पर आएगा यूपी, पहले पर यूपी, और सेकंड पर दे रखा है हमारे महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र, और थर्ड पर दे रखा है हमारे बिहार, थर्ड पर कौन सा दे रखा है, बिहार, और फोर्थ पर दे रखा है आपका वेस्ट बंगाल, और फिफ्थ पर दे रखा है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये तो कौन से हो गए, सबसे अधिक वाले, अधिक जनसंख्या जिनके अंदर निवास करती है। अब न्यून की बात कर लेते हैं, कम की। तो कम में देखा था सबसे पहले कौन सा था, लक्षद्वीप, ठीक। लक्षद्वीप के अंदर हमें क्या देखा था, सबसे कम जनसंख्या। सेकंड की बात करें, सेकंड देखी थी हमने लद्दाख के अंदर, ठीक है ना। और थर्ड देखी थी हमने आपके अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। और फोर्थ देखी थी हमने दादरा एवं नागर हवेली के अंदर, और फिफ्थ देखी थी हमने सिक्किम के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप, सेकंड आपके लद्दाख, थर्ड अंडमान निकोबार, फोर्थ है दादरा नागर हवेली, और फिफ्थ है सिक्किम। सबसे अधिक की बात करते हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। तो जनसंख्या से कभी पूछ लेता है आरोही अवरोही क्रम में, या सबसे अधिक या सबसे न्यून, तो उस वक्त ये हमारे काम आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, आखिर सिक्किम का कितना क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो सिक्किम का क्षेत्रफल है आपका 7096 वर्ग किलोमीटर, यानी गोवा के बाद हम बात करें, गोवा के बाद में सेकंड अगर कोई बड़ा स्टेट है तो कौन सा है, वो हमारा सिक्किम। सबसे छोटा स्टेट की बात करते हैं तो कौन सा आता है, सबसे छोटा है आपका गोवा। कौन सा, गोवा। और गोवा के बाद में सेकंड जो छोटा है वो कौन सा है, तो वो सिक्किम है, ठीक है ना, याद रखना है आपको ये फैक्ट। आगे बात करूं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद आर्किड प्रजातियों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो आर्किड प्रजाति की सबसे बड़ी जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, और सेकंड जो देखने को मिलती है वो कहाँ दिखती है, सिक्किम के अंदर। और यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है कंचनजंगा। और हम देखते हैं आपके वर्ल्ड की 3 हाईएस्ट जो चोटी है कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। वैसे तो इंडिया की ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पहले K2 गॉडविन या ऑस्टिन। तो याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कंचनजंगा। कहाँ पर रहता है, सिक्किम में। और आर्किटिक प्रजाति सेकंड पाई जाती है, यानी दूसरा स्थान है, पहले अरुणाचल प्रदेश। और पहले बात करें हम ये क्षेत्रफल के आधार पर तो गोवा के बाद में दूसरा बड़ा राज्य है। तीसरा है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी, इसकी हमने बात कर ली, कंचनजंगा। कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये भी हमें सिक्किम के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भारत की सबसे जो ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील त्योसो लहामो, ये भी कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर स्थित है। भारत के राज्यों में आधिकारिक भाषाओं की अधिकतम संख्या वाला राज्य है कौन सा, पहले अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी यानी इसी को हम भूटिया और लेप्चा बोली जाती है। इसके बाद में बात करें, केरल के बाद इलायची का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला याद रखना, पहला कौन सा है, केरल। और केरल के बाद में सेकंड कौन सा है, तो आपका सिक्किम, याद रखना। लेकिन बड़ी इलायची के उत्पादन में ये पहला स्थान रखता है, बड़ी इलायची के उत्पादन के अंदर ये पहला स्थान रखता है। आगे बात करें हम, भारत का पहला ODF राज्य, भारत का ये पहला ODF राज्य है, कौन है, तो वो आपका सिक्किम, ठीक। आगे है भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य। वापस से याद करेंगे सभी फैक्टों को, सबसे ऊंची झील त्योसो लहामो। इसके बाद में बात करेंगे हम कौन सा, कि ये इलायची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन बड़ी इलायची का कौन सा है, बड़ी इलायची का पहला है। और अगर बात करें इलायची में पहले स्थान पर कौन सा आता है, तो केरल आता है। इसके बाद में बात की थी हमने, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, पहला ODF राज्य है और पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य है, वो कौन है आपका, सिक्किम, ठीक। तो ये बातें याद हो जाती हैं। आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हम लॉन्गिस्टिक डाइवर्सिटीज ऑफ सिक्किम देखते हैं। तो यहाँ पर लिम्बू 6.3%, लेप्चा 6.5%, हिंदी 6.6%, अदर्स की बात करें 6.2%, 2.4% शेरपा और 1.8% तमांग और 62.6% नेपाली और 7.6% सिक्किमी या जो भूटिया की हमने बात की थी अजल लैंग्वेज की, ठीक है ना। आधिकारिक भाषाएं हमने देखी थी कौन कौन सी देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अब थोड़ा सा इतिहास को लेकर के आते हैं, सिक्किम का इतिहास कैसा रहा था, आखिर सिक्किम अपने अस्तित्व में कैसे आया था। तो चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री को। तो मैं सिक्किम के इतिहास की बात करूं तो वर्ष 1950 में भारत का संरक्षित राज्य और वर्ष 1975 में जनमत संग्रह के बाद एक भारतीय राज्य बन गया था। हम बात करते हैं 1950 की, तो ये क्या हुआ था, भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया था। लेकिन जनमत संग्रह कराए जाने के बाद में 1975 में ये भारत का राज्य बन जाता है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी कि पहले संरक्षित बना है 1950 के अंदर, और आपको 1975 के अंदर एक जनमत संग्रह कराया गया। उसके आधार पर क्या किया गया, आपके सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ब्यूटी देख सकते हो आप, कितना बेहद शानदार है सिक्किम। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आप सभी के लिए। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। आपको बताना है ऐसा कौन सा अक्षांश है जो महत्वपूर्ण अक्षांश जो कि सिक्किम से भी गुजरता है और इन राज्यों से भी गुजरता है। आप इसका आंसर कमेंट में देना, मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा और थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम। तो ये पॉलिटिकल मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हो अक्षांशों की थोड़ी सी जानकारी कि एक अक्षांश है जो कि हमें यहाँ से दिखाता है जो अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान से होते हुए गुजर जाता है, और इधर हमारा इधर की साइड कौन सा, पश्चिम में पाकिस्तान से जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो आप देख सकते हो उस क्वेश्चंस में कौन कौन से ऑप्शंस थे आपके, ये उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, हरियाणा और राजस्थान से। तो यहाँ पर ना उत्तर प्रदेश है ना हरियाणा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, तो अब हमारा जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा अक्षांश का। ठीक, तो ये अक्षांश था जो यहाँ से गुजरता है। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजर रहा है, तो पहला याद रखना राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ठीक है, और इधर वाला अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, आपका हरियाणा और राजस्थान से गुजरने वाला है। ठीक है, और कंट्रीज़ की बात करें तो भूटान और आपके नेपाल के साथ में गुजरता है। इधर थोड़ा सा यहाँ पर चीन को भी टच करते हुए जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। सिक्किम के अंदर कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हमें देखने को मिलती हैं, उन सभी की हम बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपके सामने, सबसे पहले आप इस इमेज को देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर बाउंड्रीज किसकी हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ से, इधर ये नेपाल है, ठीक है ना, और नीचे की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। अभी हम बात करके आए थे बाउंड्रीज को, ये तो नेपाल का, ये पश्चिम बंगाल का, इधर बात की थी आपके भूटान, ठीक है, ये भूटान वाला, ये वाला एरिया कौन सा आ जाएगा, भूटान वाला एरिया आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा चाइना का बॉर्डर। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये आप जो ऊपर वाला ये ग्रीन पार्ट में देख रहे हो, ये आपको कौन सा है, ग्रेटर हिमालय देखने को मिल जाता है। आप जो येलो पार्ट में देख रहे हो, लेसर हिमालय देखने को मिल जाता है। और ये देख रहे हो आप चायो वांगजांग पास है, यानी कि ये दर्रा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन सा है, सिंग लीला रेंज। ठीक है ना, तो ये सिंग लीला रेंज आपको दिखाई दे रही होगी। भाई हम बात करें, यहाँ पर है जेम्बू ग्लेशियर, नाकुला और चौठन नीमला और डोंगखा, और ये इसको याद रखना, डोंग्या रेंज को याद रखना, ये तिब्बत आ जाता है। यहीं पे हमें चुम्बी वैली देखने को मिलती है, यहीं पे याडोंग देखने को मिलता है, यहीं पे ढोकलम प्लेटू देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे नाथुला, जेपिला, बतांग, ढोका और चोला, इन सभी की हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिंगा लीला रेंज के बारे में। तो ये आप देख सकते हो, एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल और तीसरी तरफ सिक्किम। तो सिंगलीला रेंज है वो नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मध्य स्थित है। और ढोकिया रेंज की बात करते हैं, तो ढोकिया रेंज का थोड़ा सा हिस्ट्री कि ब्रिटिश भारत और तिब्बत के किंग राजवंश के बीच वर्ष 1890 में कलकत्ता कन्वेंशन द्वारा इसे सिक्किम और तिब्बत की चुम्बी घाटी के बीच की सीमा माना गया है। तिब्बत और चुम्बी घाटी के बीच की सीमा किसको माना गया है, तो ये आपके इसको माना गया है। ठीक है, यहीं पे आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, और जैसे माउंट पाहोनरी, कंचनजंगा की बात करें पहले हम। कंचनजंगा विश्व की 3rd सबसे बड़ी है और सबसे ऊंची चोटी है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको चोटियाँ दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये नेपाल वाला बॉर्डर है, ये तिस्ता। हम कंचनजंगा की बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपकी सुविधा के लिए ऊपर कर देता हूँ। ठीक, अब आपको सब दिखाई दे रहा होगा। पहले 1 मिनट इसको देखें और अपने मैप को, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कौन सी, कंचनजंगा। ठीक है ना, और कंचनजंगा की बात करें, ये रही। ठीक है ना, नेपाल बॉर्डर और सिक्किम के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। ठीक है, देख लिया। यहाँ पर रिवर भी देख सकते हो आप, रंगीत रिवर है, राममनन रिवर है, और कैप्चो जो आपकी कैचोपल्री लेक है वो भी यहीं देखने को मिलती है। लेचन रिवर भी देखने को मिलती है। ठीक है ना, ये तिस्ता भी यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चोटियाँ थी। चलिए आगे और इनकी बात करते हैं एक एक को। सिंगलीला रेंज की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है, सिक्किम और चीन को जोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल, सिक्किम चीन, नाथुला। आगे
जेलेपला दर्रा आपके सिक्किम और चुम्बी घाटी को जोड़ता है। सिक्किम और चुम्बी घाटी को जोड़ने का जो काम कर रहा है, कौन सा कर रहा है वो कर रहा है आपका लेपचाप, ये रहा आपका जेलेपला दर्रा। और चोलाला की बात करते हैं तो सिक्किम और तिब्बत चीन को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके प्रमुख ग्लेशियरों को लेकर के कि इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो जैमू ग्लेशियर की बात करते हैं हम देख के भी आए थे अभी। जैमू ग्लेशियर को लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है और पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर दिखाई देता है, कौन सा है वो, जैमू ग्लेशियर। अब सॉइल कौन सी देखने को मिलती है सिक्किम के अंदर, हमें सॉइल कौन सी देखने को मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सॉइल में आप देख सकते हो इधर, ये हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पर तराई सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दो सॉइलें हमें अधिकतर देखने को मिलती हैं और सर्वाधिक मात्रा में जो सॉइल पाई जाती है वो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। अब सिक्किम की प्रमुख नदियों की हम बात करते हैं। सिक्किम में प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, एक मिनट आप इसको और अच्छे गौर से देखें, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैपिंग आपके समझ में नहीं आने वाली। देख लिया होगा आपको। जैसे मैं बात करूं, इस हमारा चेमयांगदुंग ग्लेशियर है, उससे आपके यारलुंग तांगसोपो नदी निकलती है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आपके सिक्किम यहाँ पर निकल जाती है। और यहाँ पर इसमें नदी आकर के मिलती है कौन सी, तिस्ता। इधर से आती है पद्मा, ठीक है ना, इससे आती है, इधर से आती है आपकी जमुना, यहाँ पे मिलने के बाद इसका नाम जमुना, और फिर यहाँ पर मेघना हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से मानस निकल रही है, यहाँ से ये आ रही है आपके ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये कपिली, तो ये सारी की सारी मिलके वापस आपके बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं। ये हुगली नदी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ थी और भी हम अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में। जैसे तिस्ता नदी की बात करते हैं, तो तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में चरामू झील, सिक्किम में किस झील से हो रहा है, चरामू झील से दिखाई देता है। ठीक है, तिस्ता नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, आगे बात करूं रंगीत नदी और रंगीत, अच्छा ये सिक्किम तिस्ता आने के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, हमने देख लिया था, ये ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती है। रंगीत नदी के उद्गम स्थल की बात करूं, सिक्किम में हिमालय के पहाड़ों से होती है। सिक्किम में जो हिमालय के पहाड़ हैं वहां से रंगीत नदी निकलती है और तिस्ता नदी में मिल जाती है, और तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक, ये रही देख सकते हो आप आपकी रंगीत नदी, ठीक है, और ये देख सकते हो आप तिस्ता, और तिस्ता हमें पता है किसमें मिल जाती है, आपके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आप लेक भी देख सकते हो। अभी हम इन लेक की भी बात करने वाले हैं झीलों को लेकर के। एक क्वेश्चन है, तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका जवाब देना है। तिस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। ठीक, आगे रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और ये तीसरा तिस्ता नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 3, तिस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। कौन से कथन है ये आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक, तो ये आप देख सकते हो क्या आप तिस्ता नदी के बारे में, पर मैं अभी इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। हम पहले अब बात कर लेते हैं झीलों को लेकर के। किसको लेकर के, झीलों को लेकर के। तो झीलों में आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिख रही है आपको खेचे ओपलरी झील। कौन सी, खेचे ओपलरी झील। ठीक है, फिर दिख रही होगी आपको अरितार झील, तैसमैगनो झील, मैनमेचो झील, सांगलाफू झील, गुरडोमांग झील। सिक्किम की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, वो है गुरडोंग मार। फिर बात करें त्योसो लहामो झील, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत की तो सबसे ऊपर स्थित झील कौन सी है, त्योसो लहामो झील, लेकिन विश्व की ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक आती है। लेकिन याद रखना सिक्किम की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है आपके गुरडोंग मार। ठीक, ठीक, चले आगे। हाँ बिल्कुल, इधर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे झीलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी लोनाक झील को लेकर के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ लोनाक लेक, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई देती है साउथ लोनाक लॉक, ठीक है ना। यहीं से आपके तेस्ता नदी आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है ना। और यहाँ पर लांचन देखने को मिलता है और यहाँ पर चुंतगन डैम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सिक्किम है और आपको अच्छे से दिखाई भी दे रही होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रभावित जिले, उससे कौन कौन से प्रभावित जिले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, पर चलो आगे चलते हैं हम। सिक्किम के संरक्षित क्षेत्र, सिक्किम के हम संरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं। जैसे हम बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम के लगभग आपके 35% क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर देखने को मिलता है सिंगवा रोडोडेंड्रॉन अभ्यारण्य, मेमम वन्यजीव अभ्यारण्य, क्यान सोलांग अल्पाइन अभ्यारण्य, फार्मबॉग लो वन्यजीव अभ्यारण्य, बारसी रोडोडेंड्रॉन अभ्यारण्य, पंगा गोलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य, किताम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी के सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कोडरमा वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी है, गौतम बुद्ध वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, कैमूर वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, पंत राजगीर वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी है और बुद्धिज्म वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी है, नटकी डैम वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी के अंदर है, नंगी डैम वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी में है और पारसनाथ वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी में है, उदवा लेक वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आती है, रानीगंज वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आता है और आपका विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी में है और पाकी बिथान वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी के अंदर है, महानंदा वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी में है, सैंचाल वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी में है, कनबार आपकी ताल और कनबार झील वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आती है, उदयपुर वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी में आता है और कुबेरेश्वर अस्तनाम वर्ल्ड वाइड सेंचुरी के अंदर आता है। तो ये सब आप देख सकते हो, बहुत अधिक हैं जो मतलब आप इनको एक बार और रिपीट करके या बाद में सुन लेना, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क की बात की थी हमने, नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं गौरमा नेशनल पार्क, आपका जालदपा नेशनल पार्क, बुक्शा नेशनल पार्क, ठीक है, और यहाँ पर न्योरा वैली नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। और ये इसके साथ में टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपका टाइगर रिजर्व है बुक्शा वाला, और कंचनजंगा वाला तो आपका नेशनल पार्क ही है, और पालामुपू टाइगर रिजर्व है, कैमपुर आपके वर्ल्ड वाइड सेंचुरी के साथ में टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। अब सिक्किम में हम जैव विविधता देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तिब्बती गजेला, इसकी हम बात करें तिब्बती गजेला की तो आप देख सकते हो मृग की एक प्रजाति है, यानी मृग है हिरणी, ठीक है। इसके बाद में करें भारत में और लद्दाख के उत्तरी सिक्किम में पाया जाता है। IUCN नियर थ्रेटेंड के अंदर सम्मिलित किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। सेकंड बात करते हैं हिमालयन गौरल की, किसकी? हिमालयन गौरल की। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भूटान के अंदर देखने को मिलता है और IUCN की में नियर थ्रेटेंड के अंदर सम्मिलित है। वन्यजीव संरक्षण की सूची में बात करें तो 3rd के अंदर उनका उल्लेख देखने को मिलता है। आगे आपका हिमालयन कस्तूरी मृग, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान के अंदर देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में देखने को मिलता है और ये 25,500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन वातावरण में निवास करते हैं, ठीक। आगे बात करूं मैं होंगबोजर की, तो ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में, मंगोलिया में, चीन में, इंडोनेशिया, म्यांमार के अंदर देखने को मिलता है और ये नियर थ्रेटेंड में शामिल है, ठीक। आगे बात करूं मैं, आगे आपका हिमालयन सीरो, बकरी, एक गधा, एक गाय, एक सुअर का संकर प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे बकरी हो, गधा हो और एक गाय, एक सुअर का संकर प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हिमालय क्षेत्र में 2000 से लेकर के 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखने को मिलता है आपका कौन सा? हिमालयन सीरो। हिमालय प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, म्यांमार, भूटान और IUCN वेन्यूरेबल में संरक्षित है। वन्यजीव संरक्षण 1972 की सूची 1 के अंदर उल्लेख। बिंटूरोंग की बात करते हैं, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन के अंदर देखने को मिलता है और IUCN की वेन्यूरेबल रिपोर्ट में मिलता है। आगे बात करूं मैं चीनी पेंगोलिन की, ये पूर्वी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, थाईलैंड के अंदर देखने को मिलता है। वहीं बात करें भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में देखने को मिलता है, ठीक है। नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार, दक्षिणी चीन, इसके अंदर देखने को मिलता है आपको लाल पांडा।
और भारत में बात करें सिक्किम, असम और मेघालय के अंदर है। और वन्यजीव संरक्षण अनुसूची 1 के अंदर इसका उल्लेख। आगे है केसरी हिंद, जिसे हम टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस तितली कहते हैं, ठीक है ना, और ये भी नियर थ्रीटेंड के अंदर सम्मिलित है। हिम तेंदुआ की बात करें, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में देखने को मिलता है। कौन? हिम तेंदुआ। और आपके वन्यजीव संरक्षण अनुसूची 1 के अंदर है और सिटीज परिशिष्ट 1। अब ये तो हमने वन्यजीव संरक्षण को लेकर के बात कर ली। मैं मानता हूँ थोड़ा सा शीघ्र चल रहा है, तो आपसे ऐसा है कि रिक्वेस्ट है कि आप तो इसको थोड़ा सा स्लो कर लें या फिर वापस आप एक बार रिपीट कर लें, तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, हम त्योहारों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें बुद्ध पूर्णिमा, द्रुपकातेशी और फांग लहाव शॉल। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा, द्रुपकातेशी और फांग लहाव शॉल। आगे देखने को मिलता है बूमचू, लोसार, दासोन। ठीक, इसके बाद में देखने को मिलता है त्योहार और लौसोंग। ठीक है, त्योहार, लौसोंग। अब ये तो त्योहारों के नाम हो गए, वापस से दोहरा लें आप कौन कौन से त्योहार थे। ठीक है, कभी पूछ लेता है किस त्योहार, बुद्ध पूर्णिमा, द्रुपकातेशी, फांग लहास बोल। आगे बात करूं बूमचू, लोसार, दासोन, त्योहार, लौसोंग। ठीक, आगे अब हम यहाँ की चित्रकला की बात करने वाले हैं कि यहाँ पर चित्रकला का विकास कैसे हुआ, चित्रकला कैसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो चित्रकला की बात करें, थांगका चित्रकला सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के माध्यम के रूप में प्रयोग की गई है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो श्रद्धा है उसको उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सूती कैनवास के आधार पर चित्रित किया गया है और सफ़ेद पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। वनस्पति रंग या खनिज रंग है और रंगों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। रंगों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है और आपके जो वनस्पति या रंग खनिज रंगों में देखने को मिलती है। सफ़ेद पृष्ठभूमि है, सूती कैनवास के आधार पर चित्रित किया जाता है और बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए के रूप में प्रयोग की जाती है। और आपको थांगका चित्रकला यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे आपके चौकत से टेबल, यानी एक प्रकार की फोल्डेड टेबल होती है। कमल, मंडल और मछली जैसे प्रथागत बौद्ध संकेतों का प्रयोग करके नक्काशी की जाती है। और सिक्किम में भौगोलिक संकेतक जैसे जीआई टैग की बात करें तो यहाँ पर बड़ी इलायची के लिए, लाल चेरी मिर्च यानी डले खुर्शनी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपके जीआई टैग्स दिए गए हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हमारे सामने, सिक्किम भारत का पहला ओडीएफ राज्य है। ऑप्शन 2, भारत की सबसे ऊंची झील लोत्योस लाहमो सिक्किम में अवस्थित है। थर्ड है, गुरडोंगमार झील सिक्किम की सबसे बड़ी झील है। तो आपको बताना है, अपना कमेंट में जवाब देकर केवल एक कथन, 1 2 कथन, 2 3, 1 2 3 आपका जवाब अवश्य दें आप आपके कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। हमने सिक्किम के बारे में मोटी मोटी जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उन सभी के बाद में बात की थी। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपनी श्रद्धाएं में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।